हेलो क्लास 11th। हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं या हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो उसमें अनेक रेखाएं प्राप्त होती हैं। उन रेखाओं को विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे हमने पढ़ा था लाइमन श्रेणी था ना, कि पहली श्रेणी थी आपकी लाइमन श्रेणी, दूसरी आपकी थी बामर श्रेणी, तीसरी आपकी थी पाश्चन श्रेणी, या पाशन भी लिखा होगा, कहीं कहीं पाश्चन लिखा होगा, ठीक है ना, पाश्चन श्रेणी। उसके बाद थी चौथी ब्रैकेट श्रेणी। उसके बाद था फुंड श्रेणी, ठीक है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की श्रेणियां, हमें रेखाओं की एक श्रेणियां प्राप्त होनी होती है। लेकिन इतनी श्रेणियां या इतनी रेखाएं हमें क्यों प्राप्त हुई? तो क्योंकि जब हम विसर्जन नली में, हमने एक विसर्जन नली ली, तो विसर्जन नली में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें हमने हाइड्रोजन गैस भरी। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस विसर्जन नली में, तो यह हाइड्रोजन का जो अणु है यह हाइड्रोजन के परमाणु में टूट जाता है सबसे पहले, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो अणु है उसका वियोजन होता है, और वियोजन होने के बाद हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण होता है। और हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, यह हमें पता है, ठीक है ना। तो जब विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस भरकर उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित की तो हाइड्रोजन का अणु वियोजित होकर हाइड्रोजन का परमाणु देता है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आशा की जाती थी कि हाइड्रोजन परमाणु का ये एक इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित होगा, है ना, तो वो, क्योंकि एक ही कोष होता है हाइड्रोजन में, हमको पता है के कोष, ठीक है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित होता है वो समान उत्तेजित अवस्था में जाएगा। यानी क्योंकि जब कोष ही एक ही है तो उत्तेजित होकर कहाँ जाएगा? तो ये आशा की गई थी कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में केवल एक रेखा होनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और कोष भी केवल एक ही कोष है। कौन सा? के कोष। अगर हम हाइड्रोजन का विन्यास करते हैं तो क्या लिखेंगे? वन यानी केवल एक ही कोष है। तो एक कोष है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं। तो केवल एक स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में अनेक प्रकार की श्रेणियां प्राप्त हुई, यानी एक से ज्यादा रेखाएं प्राप्त हुई। तो उन्होंने ये कहा कि जब हाइड्रोजन का परमाणु ऊर्जा ग्रहण करता है तो जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने से अधिक ऊर्जा वाली, यानी उच्च ऊर्जा वाले जो अवस्था है, उच्च ऊर्जा की जो अवस्था है वहां चला जाता है। समझना इसको कि जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, वो ऊर्जा को ग्रहण करता है, जो ऊर्जा हम उसको दे रहे हैं उसको ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद अपने से अधिक ऊर्जा वाली अवस्था में चला जाता है, उत्तेजित हो जाता है। अब ये सपोज करो यहां उत्तेजित हो गया। अब क्योंकि हमें पता है जो उत्तेजित अवस्था होती है वो बहुत ही ज्यादा अस्थायी होती है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि उत्तेजित अवस्था क्या होती है? अस्थायी होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहां रह नहीं पाता है, वो पुनः कहां आएगा? सबसे निचली अवस्था। ध्यान देना, निचली अवस्था को हम आद्य अवस्था कहते हैं। इसको आद्य अवस्था यानी सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था में। तो इलेक्ट्रॉन जो उत्तेजित अवस्था है, क्योंकि उत्तेजित अवस्था आपकी अस्थायी अवस्था होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पुनः कहां कूदता है? अपनी आद्य अवस्था में कूदता है ना। अब जब आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है तो ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वापसी में एक ही मार्ग का अनुसरण करे। जैसे मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। ये माना कुछ ऊर्जा स्तर बना रहा हूं, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहां था, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ ऊर्जा ग्रहण की, और ऊर्जा ग्रहण करके ये सबसे ऊपर वाली अवस्था में चला गया, यहां उत्तेजित हो गया। अब ये तो उत्तेजित अवस्था है, और हमें पता है उत्तेजित अवस्था कैसी होती है? अस्थायी होती है, यानी इस अवस्था में ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। इसको पुनः कहां आना है? अपनी आद्य अवस्था में आना है ना, इसको अपनी आद्य अवस्था में आना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आद्य अवस्था में ये सीधे सीधे कूदे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जब उत्तेजित अवस्था से पुनः अपनी आद्य अवस्था में आता है तो वो एक मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, बल्कि अनेक मार्गों का अनुसरण करता है। कैसे? अभी उदाहरण से बताता हूं।
तो जब अनेक मार्गों के थ्रू वो आद्य अवस्था में आएगा तो बहुत सारी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है। जैसे ये हो सकता है कि ये कौन सा कोष है, देखो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 से n बराबर 1 में डायरेक्ट कूद सकता है, यानी यहां से सीधे नीचे प्राप्त हो जाए। आप इसको एक उससे भी कल्पना कर सकते हैं ना, सीढ़ियां हैं माना, है ना, तो सीढ़ियों से उतरने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति 5वीं सीढ़ी से सीधे छलांग मार के फर्स्ट सीढ़ी में आ जाए, तब भी नीचे पहुंच जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 5वें से चौथे में आए, ये देखिए 5 से 4 में आया और 4 से सीधे वो छलांग मार के कहां आ गया, पहले में, है ना। ये भी हो सकता है 5 से 3 में आ जाए और 3 से सीधे छलांग मार के पहले में आ जाए। तरीके हैं ना, अपने अपने तरीके हैं इलेक्ट्रॉन के आने के। मैं बड़े डायग्राम के रूप में इसको आपको बता देता हूं। ये आपके 5 रेखाएं हैं, सपोज करो, ये 5 कोष है आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इलेक्ट्रॉन कहां है, 5वें कोष में है और इसको पहले कोष में आना है। तो पहला तरीका क्या कि 5वें से सीधे कहां कूद जाए, पहले में, एक तरीका हो गया, है ना। दूसरा तरीका क्या है कि 5वें से चौथे में आए और चौथे से कहां आ जाए, पहले में। तीसरा तरीका क्या है कि 5वें से तीसरे में आ जाए और तीसरे से फिर पहले में आ जाए। यह भी तरीका हो सकता है कि 5वें से दूसरे में आ जाए और दूसरे से पहले में आ जाए। तो इतनी रेखाएं प्राप्त होंगी हमें। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊर्जा ग्रहण की, तो इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य अवस्था से, आद्य अवस्था होती है सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था, तो इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य अवस्था से उत्तेजित होकर किसी उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में चले जाता है, जैसे यहां 5वीं अवस्था में चला गया। अब क्योंकि यह अस्थायी होती है तो इलेक्ट्रॉन पुनः कहां कूदता है, अपनी आद्य अवस्था में। और वापस आने का जो क्रम है, उत्तेजित तो एक पद में हो गया, सीधे पहले से 5वें में चले गया, लेकिन जब 5वें से पुनः पहले ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो सीधे सीधे नहीं आता है, वो अनेक तरीकों का इस्तेमाल करता है, यानी अलग अलग प्रकार से वो पहले कोष में आ जाता है। और इसी प्रकार जब अलग अलग कोष से आएगा तो आपको कुछ श्रेणियां प्राप्त होंगी। जैसे अब मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको समझना, ठीक है ना। मैं 8 ऊर्जा स्तर आपके यहां पर बना रहा हूं, आप इसको समझना। यह आपका 8वां कोष है, मान के चल रहे हैं। यह आपका 7वां कोष है, ये 6ठा, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं। यह आपका n बराबर 8 है, ये n बराबर 7 है, ये n बराबर 6 है, ये n बराबर 5, यानी ये 5वां कोष है। ये जो लाइन है ये n बराबर 4 चौथा कोष है, ये आपका n बराबर तीसरा कोष है, ये आपका n बराबर दूसरा कोष है ना, और ये n बराबर 1 पहला कोष है, थोड़ा दूर दिखा दिया, n बराबर 1। अब इलेक्ट्रॉन 8वें कोष में है, ठीक है ना। 8वें से उसको कहां आना है, उसको 8वें से पहले में आना है। तो पहला तरीका क्या होगा, देखो थोड़ा लंबा बनाता हूं क्योंकि मैं सारी श्रेणियां आपको इसी में दिखाऊंगा, लाइमन, बामर, पाश्चन, सारी श्रेणियां। ध्यान से इसको समझना कि कैसे हम ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं को बता रहे हैं। तो पहला तरीका क्या है कि 8वें से वो सीधे कहां आ जाए, पहले में। दूसरा, 8वें से 7वें में कूदे और 7वें से पहले में आ जाए। अगला हो सकता है 8वें से कहां कूदे, 6ठे में, और 6ठे से कहां आ जाए, पहले में। ऐसे 5वें में कूदे 8वें से और फिर पहले में, फिर चौथे से पहले में, फिर तीसरे से पहले में, फिर दूसरे से पहले में। तो ये जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कोष से, यानी n बराबर 2, 3, 4, 5 डैश 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 से n बराबर 1 में कूदे तो जो श्रेणियां प्राप्त होंगी वो लाइमन श्रेणी होंगी। गौर से समझना कि जब इलेक्ट्रॉन पहले कोष में कूदता है, वापस आता है पहले कोष में, कहीं से भी आए, दूसरे से आए, तीसरे से आए, चौथे से, 5वें से, 6ठे से, 7वें से, कहीं से भी आए, तो कौन सी श्रेणियां प्राप्त होंगी, लाइमन श्रेणी। अब जब इलेक्ट्रॉन 8वें से दूसरे में कूदे, 7वें से दूसरे में, 6ठे से दूसरे में, 5वें से दूसरे में, चौथे से दूसरे में या तीसरे से दूसरे में, यानी n बराबर 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा से n बराबर 2 में आ जाए तो जो श्रेणियां प्राप्त होंगी वो बामर श्रेणी कहलाती है।
समझ रहे होंगे। अगर तीसरे कोष में कूदता है, यानी 8वें से तीसरे में, 7वें से तीसरे में, 6ठे से तीसरे में, 5वें से तीसरे में या 4थे से तीसरे में, ठीक है ना, n बराबर 4, 5, 6 एक्सेट्रा से किस में कूद रहा है, n बराबर 3 में, तो जो श्रेणियां प्राप्त होंगी वो कहलाएंगी पाश्चन श्रेणी, वो कहलाएंगी पाश्चन श्रेणी। अब चौथे कोष में कूद रहा है, 8वें से चौथे में, 7वें से चौथे में, 6ठे से चौथे में या 5वें से चौथे में, तो n बराबर 5, 6, 7 एक्सेट्रा से n बराबर चौथे में जब कूदेगा तो जो लाइनें प्राप्त होंगी, जो श्रेणियां होंगी, वो कहलाती हैं ब्रैकेट श्रेणी, है ना। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन 5वें कोष में कूदता है, 8वें से 5वें में, है ना, 7वें से 5वें में और 6ठे से 5वें में, तो जो श्रेणी प्राप्त होंगी उसको फुंड श्रेणी कहते हैं। समझ गए होंगे। तो लाइमन श्रेणी, अगर मैं यहां पे इसको लिखूं, हमारी श्रेणियां देखिए आप समझेंगे। लाइमन श्रेणी पहली हो गई, लाइमन श्रेणी। दूसरी हो गई आपकी बामर श्रेणी। तीसरी हो गई पाश्चन श्रेणी। चौथी हो गई ब्रैकेट श्रेणी। उसके बाद फुंड श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी कब कूदती है? जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2, 3, 4, 5 से n बराबर 1 में कूदता है। समझ गए होंगे। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2, दूसरे से पहले में आ जाए, तीसरे से पहले में, चौथे से, यानी कुल मिलाके जब पहले कोष में वापस आता है तो लाइमन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा से n बराबर 2 में कूदता है तो बामर श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा से n बराबर 3 में कूदता है तो पाश्चन श्रेणी की। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 5, 6, 7, 8 से n बराबर 4 में कूदता है तो ब्रैकेट श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 6, 7, 8 से n बराबर 5 में कूदता है तो आपको फुंड श्रेणी। इसके बाद एक हम्फ्री श्रेणी भी आती है। हम्फ्री श्रेणी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 7, 8, 9 से n बराबर 6 में कूदता है। तो ये कुछ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त होती हैं, और आपको मैंने बताया कि ये रेखाएं कैसे प्राप्त होती हैं। कि जब इलेक्ट्रॉन कूदता है, मैंने बताया ना कि जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो वो उत्तेजित होकर किसी उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में चला जाता है। क्योंकि उच्च ऊर्जा की अवस्था अस्थायी होती है तो इलेक्ट्रॉन पुनः नीचे आता है आद्य अवस्था में, और नीचे आने के लिए अनेक मार्गों का अनुसरण करता है, जो मार्ग यहाँ दिखाए गए हैं आपको। तो विभिन्न प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें हम विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं। और इन रेखाओं की जो तरंगदैर्ध्य है या इनकी जो वेव नंबर है, इनकी तरंग संख्या को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है, RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इसमें n1 और n2 क्या है ये समझना। n1 है कि जहां कूद रहा है, ठीक है ना, जहां n1 होता है जहां कूद रहा है, और n2 क्या है? जहां से जंप कर रहा है। माना कोई इलेक्ट्रॉन ये है, ये तीसरे कोष से कहां कूद रहा है? पहले कोष में। तो n1 क्या हो गया इसमें? 1। n2 क्या हो गया इसमें? 3 हो गया। तो इस प्रकार RH की वैल्यू वगैरह रख के, RH की वैल्यू आपको पता है, RH की वैल्यू होती है 1096 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये RH की वैल्यू आप रखेंगे, n1 और n2 का मान निकालेंगे तो आपका लैम्डा और न्यू बार की वैल्यू निकल जाएगी। तो थोड़ा कोशिश करना, ठीक है ना। और कल हम बात करेंगे डी ब्रोगली समीकरण के बारे में, द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में। थैंक यू।